नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। मैंने पिछली वीडियो में आपको राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक आपको राजतंत्र के बारे में मैंने बता दिया था। और जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आप इस वीडियो के बाद में आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उस पर एक वीडियो लाऊंगा। तो उसी कड़ी को मैंने आगे बढ़ाया है। अगर आपने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको अवश्य देख लेंगे, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को। तो फिर आपको इस जो MCQ टाइप मैंने प्रश्न बनाए हैं इनको समझने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं आज की इस MCQ टाइप प्रश्नोत्तरी को। इसमें मैं आपको प्रश्न और उनका जो सही उत्तर है वो बताऊंगा और उसकी जो आवश्यक व्याख्या होगी वो बताऊंगा, और कौन सी परीक्षा में पूछा गया है वो प्रश्न वो आपकी स्क्रीन पर दिखता रहेगा। क्योंकि मैं उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो आप वो स्क्रीन पर देखते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसके उत्तर जैसे आप देख पा रहे हैं, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक और संस्कृत। ये इसमें 4 विकल्प आपके पास हैं। इनमें से एक सही उत्तर है और वो सही उत्तर है ग्रीक। मोनार्की शब्द ग्रीक भाषा के मोनस और अर्चिन नामक शब्द से व्युत्पन्न है, और इसमें जो ये मोनस का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है अकेला, और जो अर्चिन का अर्थ होता है वो है शासन करना। तो जैसे कि हम देखते हैं राजतंत्रीय जो शासन पद्धति है उसमें राज व्यवस्था का जो केंद्र होता है और वो राजा होता है, और उसी के इर्द गिर्द पूरी शासन व्यवस्था केंद्रित रहती है। तो मोनार्की शब्द जो है वो मोनस और अर्किन शब्द नामक 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है मोनार्की। चलिए, तो अब है नेक्स्ट प्रश्न है, और ये किस परीक्षा में पूछा गया ये आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? अब आप कह रहे होंगे कि ये राजतंत्र पर आधारित प्रश्नोत्तरी है और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हम पूछ रहे हैं। और इनके जो उत्तर विकल्प आपको देख पा रहे होंगे आप, 153, 154, 155, 156, और जैसे कि आपको पता है 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान में। 153 में ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 154 में लिखा गया है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी, और 156 में राज्यपाल की पदावधि का जिक्र है। इस पर आगे भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसी प्रश्नोत्तरी में। और ये प्रश्न इसलिए है यहाँ पर क्योंकि राज्यपाल का जो पद है उसकी अवधारणा कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रिटिश शासन है वहीं से उसकी संकल्पना आई है। क्योंकि ब्रिटेन में भी हम देखते हैं कि जो वहाँ विभिन्न जो वहाँ उनकी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वहाँ पर लॉर्ड लेफ्टिनेंट होते हैं जो कि क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से भारत में भी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं प्रत्येक राज्य में भारत में राज्यपाल। तो इसलिए ये प्रश्न आया है यहाँ पर। ये आगे भी यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया होगा ये प्रश्न, तो आप देख सकते हैं इसको। अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और यह व्यवस्था ब्रिटिश राजतंत्र से प्रेरित है। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक निरंकुश राजतंत्र है? और इसके सही उत्तर जो विकल्प हैं आपके पास वो है 4 विकल्प, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और नीदरलैंड। और यहाँ पर पूछ रहा है ये निरंकुश राजतंत्र का
कौन सा जो है वो उदाहरण है इसमें। तो यूनाइटेड किंगडम में आपको मालूम है कि यहाँ पर तो संवैधानिक राजतंत्र है, स्वीडन में भी और नीदरलैंड में भी। तो सही उत्तर है इसका सऊदी अरब। सऊदी अरब में निरंकुश राजतंत्र है और बाकी जो अन्य 3 विकल्प हैं उनमें संवैधानिक राजतंत्र है। मैंने जब आपको पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो संवैधानिक राजतंत्र है उसमें राजा के पास असीमित शक्तियां नहीं होती हैं, उनकी शक्तियों को संविधान के द्वारा सीमित कर दिया गया होता है। जबकि जो निरंकुश राजतंत्र है उसमें राजा के पास असीमित शक्तियां होती हैं और सऊदी अरब उसी का वर्तमान में भी एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो निरंकुश राजतंत्र का जो उदाहरण है वो सऊदी अरब है और इसका जो कौन सी परीक्षा में पूछा गया है ये आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है ब्रिटेन में राजा कभी गलत नहीं होता, द किंग कैन डू नॉट रॉन्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। और इसके विकल्प आपको दिख रहे होंगे, ये 4 विकल्प दिख रहे हैं। राजा की निर्विवाद शक्ति, राजा की वैधानिक उत्तरदायित्व से मुक्ति, राजा का धार्मिक अधिकार और राजा का न्यायिक अधिकार। ये इसका सही उत्तर है, राजा की वैधानिक उत्तरदायित्व से मुक्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है और जो राजा होता है वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करता है, इसलिए राजा व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से जो है वो उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में राजा कभी गलत नहीं होता है और यही वो सिद्धांत है और इसका सही उत्तर है राजा की वैधानिक उत्तरदायित्व से मुक्ति, क्योंकि वो स्वयं जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करता है। तो इसलिए ये कहा जाता है द किंग कैन डू नॉट रॉन्ग। अगला प्रश्न है भारत में राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से किस देश के राजतंत्र से प्रेरित है। ये मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं। इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संवैधानिक राजतंत्र से ही प्रेरणा लेकर के राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका निर्धारित की है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जैसे यूनाइटेड किंगडम में भी क्या होता है कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसके जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनमें लॉर्ड लेफ्टिनेंट नियुक्त होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भारत में भी जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें प्रत्येक राज्य में जो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल और वो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है संवैधानिक राजतंत्र में शासन की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है। तो आप देख लेंगे कि संवैधानिक राजतंत्र में कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की है उसमें जो वास्तविक शक्ति है उसकी किसके पास है, वो रहती है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास, क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र में राजा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती है, उसको मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करना होता है। तो संवैधानिक राजतंत्र में जो शासन की वास्तविक शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है, जबकि राजा प्रतीकात्मक रूप से संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक गणराज्य है न कि राजतंत्र। अब मैं आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गणराज्य और गणतंत्र और राजतंत्र में क्या फर्क होता है। जिस देश का राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो चुनाव के द्वारा नियुक्त होता है वह कहलाता है गणतंत्र, और जहां वंशानुगत रूप से जो राष्ट्र का प्रमुख है अगर वो वंशानुगत रहता है तो वो राजतंत्र कहलाता है। तो आप ये जो 4 आपके पास विकल्प दिख रहे हैं उसमें मात्र भारत ऐसा है जो यहाँ पर जो हमारा संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है, न कि वो वंशानुगत है। तो अन्य जो इसमें थाईलैंड, जॉर्डन और मोरक्को जो दिए गए हैं वहां पर जो वहां का राष्ट्र प्रमुख होता है वह वंशानुगत होता है। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है और यहाँ
26 जनवरी 1950 से यह एक गणराज्य है। यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित प्रमुख है, अन्य सभी देशों में राजतंत्र है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है? तो उसके विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद भाग 5, भाग 6, भाग 7 और भाग 8। इसका सही उत्तर है भाग 6। जैसे कि आप लोगों को ज्ञान है इस बात का कि अनुच्छेद 152 से 237 तक जो है ये राज्यों से संबंधित है, और इसमें 153 से 167 के बीच में राज्यपाल, जो अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में राज्यपाल से संबंधित शक्तियों और उनके कार्यों इत्यादि का वर्णन किया गया है, और इसमें राज्यपाल की भूमिका का भी वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है भाग 6, जो कि राज्यों की सरकार से संबंधित है। इसमें जो है वो राज्यपाल की जो भूमिका है उसके संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है, संबंधित प्रावधान उसके भाग 6 में है। अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्र संसदीय राजतंत्र का उदाहरण है? जापान, सऊदी अरब, यूएई और वेटिकन सिटी। यहाँ पर इसका सही उत्तर है संसदीय राजतंत्र जो है वो जापान में है। जापान एक संसदीय राजतंत्र है जहां प्रधानमंत्री संसद के बहुमत के आधार पर शासन करता है, और जो राजतंत्र है वहां पर वो संसदीय राजतंत्र है। यानी कहने का अर्थ यह है कि वहां पर भी जो राजा है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करता है। अगली बात जो है वो है, ब्रिटेन में राजा का राज्य अमर है, द किंग नेवर डाइज। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जो इसके विकल्प दिए गए हैं वो है राजा की अमरता, राज्य की निरंतरता, राजा का धार्मिक दर्जा, राजा का अजेय होना, और इसका सही उत्तर है राज्य की निरंतरता। क्योंकि द किंग नेवर डाइज इसका मतलब है कि जो मध्यकालीन एक विधिक सिद्धांत है जिसके अनुसार राजा के 2 शरीर माने जाते हैं। एक शरीर तो वह है जो नश्वर मानव शरीर है, और दूसरा उसका राजनीतिक शरीर माना जाता है। तो इसके अनुसार ये होता है कि राजा जो है वो शारीरिक रूप से जो उसका नश्वर मानव शरीर है वो तो वो छोड़ता है, लेकिन जो उसका राजनीतिक शरीर है वह उसके उत्तराधिकारी के रूप में जिंदा रहता है, और जैसे ही राजा की मृत्यु होती है उसके तुरंत बाद उसका उत्तराधिकारी जो है वो पदभार को संभाल लेता है। तो इसमें जो है इसके हिसाब से ही कहा जाता है द किंग नेवर डाइज, और राजा का राज्य अमर है। इसमें यही बात छुपी हुई है और यही बात इसमें निहितार्थ है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राज्य की निरंतरता। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल को कौन हटा सकता है? और इसके जो विकल्प दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट। और इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक, यानी जो उसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो राज्यपाल कार्य कर सकता है। वैसे हमने सामान्यतः देखा है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल सामान्यतः देखने को मिलता है वो 5 वर्ष के लिए मिलता है, लेकिन जो टेक्निकली है वह यह है कि राज्यपाल की जो पदावधि है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि उसको कभी भी वापस बुला सकते हैं, राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 156 और राष्ट्रपति इस अनुच्छेद में राज्यपाल को हटा सकते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक धार्मिक राजतंत्र है? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर धार्मिक राजतंत्र का कौन सा प्रकार आ गया, और इसमें जो आपके विकल्प दिए गए हैं वो दिए गए हैं वेटिकन, जापान, स्वीडन और नॉर्वे। मैं आपको बता दूं कि धार्मिक राजतंत्र इसमें क्या है कि वेटिकन सिटी एक जो कैथोलिक चर्च के पोप के द्वारा ये यहाँ पर शासित होता है,
बहुत दुनिया का सबसे छोटा एक देश है, और जो व्यक्ति एक वेटिकन सिटी में, यानी जो कैथोलिक चर्च का जो पोप होता है वही यहाँ का शासक भी होता है। तो धर्म और राजा का पद एक ही होता है वहाँ पर, और ये बड़ा धार्मिक जो है वो एक राजतंत्र है। और धार्मिक राजतंत्र का एक सबसे बड़ा उदाहरण है वेटिकन सिटी, और वेटिकन का राजतंत्र जो है वो धार्मिक राजतंत्र का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे वेटिकन एक धार्मिक राजतंत्र है जहां पोप धार्मिक एवं राजनीतिक, वो धार्मिक प्रमुख भी है और राजनीतिक प्रमुख भी है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संवैधानिक राजतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? और इसके विकल्प हैं राजा का ईश्वरीय अधिकार, राजा की संसद के प्रति उत्तरदायित्व, राजा की न्यायपालिका पर नियंत्रण और राजा का सैन्य प्रमुख होना। ब्रिटिश संवैधानिक राजतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? और ये इसका उत्तर सही होगा राजा की संसद के प्रति उत्तरदायित्व। मैं आपको बता देता हूं कि जो 1688 ईस्वी की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, गौरवशाली क्रांति थी, उसके बाद ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, और जो सम्राट के जो असीमित अधिकार थे उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का कार्य हुआ था, और उसके बाद से वहां संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। और जो वहां का ब्रिटिश जो सम्राट था वो एक संवैधानिक राजतंत्र की तरफ जो है वो आगे बढ़ गया था, और वर्तमान में भी उसकी स्थिति यही है कि वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, और जो राजा है वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में राज्यपाल की शक्तियां किसके समान हैं? तो यहाँ पर ये प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियां ब्रिटिश राजा के समान ही प्रतीकात्मक हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो संवैधानिक राजतंत्र होते हैं वहां पर जो वास्तविक कार्यपालक होता है वह तो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल होता है, और भारत के राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालक होता है, और जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्यों में राज्यपाल होता है। तो इस प्रकार से जो भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उनकी स्थिति लगभग ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटेन के राजा की भांति ही हैं, जो कि प्रतीकात्मक हैं और जो औपचारिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक चुनावी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है? इलेक्टिव मोनार्की कहाँ है? और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपके 4 उत्तर हैं, मलेशिया, थाईलैंड, जॉर्डन और कुवैत, और इसका सही उत्तर है मलेशिया। क्योंकि मलेशिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो 9 मलय राज्य हैं वहां के जो शासक हैं वो बारी बारी से 5 वर्षों के लिए उनको राजा चुना जाता है। तो वहां पर चुनावी राजतंत्र भी उसको बोला जाता है चुनावी राजतंत्र, वो भी एक राजतंत्र का प्रकार है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 2 ही प्रकार बताए थे, एक संवैधानिक राजतंत्र और निरंकुश राजतंत्र। लेकिन अभी अगर आप ये क्वेश्चनर आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इसमें कुछ और राजतंत्रों के बारे में पता चल गया है, जैसे धार्मिक राजतंत्र और चुनावी राजतंत्र। एक राजतंत्र के नए प्रकार यहाँ पर उभर के आए हैं हमारे इस प्रश्नावली के माध्यम से। तो जो हमारे मैं आप बात कर रहा था यहाँ पर कि चुनावी राजतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो मलेशिया में है, और मलेशिया में इस पद को जो कहा जाता है वो कहा जाता है यांग डी परतुआन अंगोग, इस नाम से वहां पर इस पद को कहा जाता है। और जो वहां के जो 9 मलय राज्य हैं उनके शासकों द्वारा 5 वर्षों के लिए बारी बारी से इस पद को धारण किया जाता है और इसका चयन किया जाता है। तो ये आंसर आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है, राजा का राज्य पर राजा शासन नहीं करता, यह कथन किस प्रणाली को दर्शाता है? देखो, राजा का राज्य पर राजा शासन नहीं करता, यह कथन दर्शाता है
संवैधानिक राजतंत्र को। संवैधानिक राजतंत्र में जो राजा होता है, मैंने बार बार कहा है कि वो वास्तविक प्रधान नहीं होता है। वास्तविक प्रधान जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और उनकी सलाह पर काम करना होता है राजा को। तो संवैधानिक राजतंत्र में राजा का राज्य होता है पर वह उस पर शासन नहीं करता है। यह कथन संवैधानिक राजतंत्र को दर्शाता है। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न है, भारत में राज्यपाल किसके नाम पर कार्य करता है? तो आपको इसको भी मैं बता चुका हूं कि भारत में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के लिए कार्य करता है। वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते वो राज्यपाल के प्रति उसकी जवाबदेही होती है ना। तो ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक राजतंत्र है लेकिन उसके पास कोई लिखित संविधान नहीं है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर है, दुनिया भर में मात्र ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास अपना लिखित संविधान नहीं है, जबकि वो एक संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ का जो अलिखित संविधान है लेकिन अलिखित है, लिखित नहीं है। तो फिर भी वहाँ जो है बहुत ही आधुनिक लोकतंत्र की जननी भी उसको कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में संविधान लिखित रूप में नहीं है, वह अलिखित रूप से विद्यमान एक संविधान है और वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में जो है वो संवैधानिक राजतंत्र भी है। वहाँ पर कोई एकीकृत लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राजतंत्र के विरुद्ध सबसे प्रबल आलोचना क्या है? देखो, सबसे प्रबल जो आलोचना राजतंत्र की है उसमें यही है कि जो राजतंत्र होता है वो वंशानुगत पर आधारित शासन व्यवस्था होती है और वंशानुगत होने के कारण जो है उसकी बड़ी आलोचना होती है कि ये जरूरी नहीं है कि हर पीढ़ी में प्रत्येक शासक जो है वो बहुत योग्य हो और बहुत काबिल हो। वहाँ पर जो है अयोग्यता का खतरा हमेशा मंडराता रहता है और ये होता रहता है कि अगर कभी कोई ऐसा शासक आ गया जो अयोग्य है और जिम्मेदार नहीं है तो फिर उस राज्य का और उस राज्य की जो प्रजा है उनके हितों का वहाँ पर अनदेखी हो सकती है। तो ये इस पर एक बड़ी आलोचना है। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? अब ये मैं बात कर चुका हूँ वैसे टेक्निकली आपसे। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके 4 उत्तर दिए गए हैं, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई निश्चित अवधि नहीं, और 4 वर्ष। मैंने आपसे बात कर ली थी कि 5 वर्ष सामान्यतः हमने देखा है कि राज्यपाल 5 वर्षों तक कार्य करते हैं, लेकिन जो इसका टेक्निकली सही आंसर है वह है कोई निश्चित अवधि नहीं है। राज्यपाल, भारत में जो राज्यपाल होता है वह अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है, यानी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद पर बना रहता है, पद धारण करता है और राष्ट्रपति उनको जब भी चाहें वो पद से हटा सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर वो ये है कि डिवाइन राइट ऑफ किंग्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? और यहाँ पर इसके विकल्प हैं संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य और लोकतंत्र। तो मैं आपको बता दूं, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स यानी जो राजा के दैवीय अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं निरंकुश राजतंत्र से जो है उसका संबंध है। और इसमें यह माना जाता है कि जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और हमें राजा के सभी जो उसके आदेश हैं उनको शब्दशः अक्षरशः मानना है और हम उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते हैं और न ही उनके आदेशों को हम मानने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो उनके आदेश हैं वो ईश्वर का आदेश है। राजा का आदेश ईश्वर का आदेश इसलिए है क्योंकि वो इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और ये कहीं ना कहीं निरंकुश राजतंत्र से इसका संबंध दिखता है।
तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स हैं, यानी अधिकारों का जो दैवीय सिद्धांत है, वो कौन से राजतंत्र से संबंध रखता है, तो उसका उत्तर है निरंकुश राजतंत्र। और उसमें यही कहा गया है कि राजा को ईश्वर ने शासन करने का अधिकार दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक संघीय राजतंत्र है। अब ये देखिए, राजतंत्र है, संघीय भी है। अब यहाँ पर एक और प्रकार है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हमने मलेशिया को तो पढ़ लिया था कि ये एक इसमें जो क्या होता है, निर्वाचित राजतंत्र होता है, निर्वाचन होता है राजा का। और तो उसके अलावा यहाँ पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो और ऑप्शन है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो संघीय राजतंत्र है, देखो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या है। कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में एक स्वतंत्र सरकार है, वहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है, और वो अपने हिसाब से शासन चलाते हैं। लेकिन जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र प्रमुख है, वह ब्रिटेन का सम्राट होता है। तो यहाँ पर एक टेक्निकली बात आपको समझ लेनी है कि यहाँ पर संघीय राजतंत्र का ये जो उदाहरण है, इसमें तीनों ही आ जाएंगे ये, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया सभी संघीय राजतंत्र हैं। यानी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में संघीय राजतंत्र के साथ साथ संवैधानिक राजतंत्र भी है, और मलेशिया में भी ये संघीय राजतंत्र भी है, और यहाँ पर जो है वो निर्वाचित जो राजतंत्र है उसका भी ये उदाहरण है। तो आपको ये स्पष्ट समझना है, और इसको आप और गहराई से समझ लेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो मैं अभी समझा सकता हूँ आपको, वो मैं बता चुका हूँ कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों में जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही ये स्टेट हैं, यानी ये राज्य हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालक है, लेकिन जो इनका राष्ट्र प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख है, वो आज भी ब्रिटेन का सम्राट है। और जो मलेशिया है, वहाँ पर क्या है कि जो वहाँ के 9 मलय राज्य हैं, उनमें से वो बारी बारी से ही आपस में निर्वाचित होते हैं वहाँ के राजा। तो ये तीनों ही एक तरह से संघीय राजतंत्र का उदाहरण है ये। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन डी उत्तर होता है। तो आगे एक और प्रश्न ले लेते हैं। भारत में राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं को भंग कर सकता है। अब ये देखिए, इसका उत्तर है 174, अनुच्छेद 174 2B के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये पूछा भी गया है यूपी PCS में 2021 में, तो ये आप भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक संवैधानिक राजतंत्र का उदाहरण है। तो हम इनको पढ़ ही चुके हैं, और यहाँ पर जापान जो है संवैधानिक राजतंत्र है, जबकि सऊदी अरब, ओमान और कतर ये निरंकुश राजतंत्र में आज भी इनकी गिनती की जाती है। जापान एक संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ सम्राट एक प्रतीकात्मक प्रमुख है, और वास्तविक शासन नागरिकों के द्वारा निर्वाचित संसद व कार्यपालिका के हाथ में होता है। और जबकि सऊदी अरब, ओमान और कतर निरंकुश राजतंत्र हैं। यानी जो सऊदी अरब, ओमान और कतर है, इनकी जो उनके राजा होते हैं, इनके शक्तियां असीमित हैं, इनको संविधान की सीमाओं से नहीं बांधा गया है। जबकि जापान में जो सम्राट है, उसकी शक्तियां संविधान के द्वारा सीमित की गई हैं, और वो एक संवैधानिक राजतंत्र का उदाहरण है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो ये इस प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्र आधुनिक युग में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सामंजस्य बनाए हुए है। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है संवैधानिक राजतंत्र। क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है कि इसमें जो है लोकतंत्र के साथ
राजतंत्र आराम से जिंदा रह सकता है। जैसे कि हमने विभिन्न अभी उदाहरण पढ़े, जैसे ब्रिटेन का उदाहरण पढ़ा हमने कि वहां पर लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी आज भी जिंदा है। क्यों है? क्योंकि राजा के पास अभी वहां कोई असीमित शक्तियां नहीं है, बल्कि राजा एक प्रतीकात्मक कार्यपालक है, नाम मात्र की कार्यपालिका है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है वह प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है। और आप जानते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का जो निर्वाचन होता है वो आम नागरिकों के मत के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। तो इस तरह से वहां पर लोकतंत्र जिंदा है। और उन्होंने, क्योंकि अपने वो एक रूढ़िवादी समाज भी है, तो उस आधार पे उन्होंने अपने एक जो उनका गौरव रहा है, एक तरह से उनका ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सम्राट, तो उसका पद भी उन्होंने बड़े गौरव के साथ जीवित रखा है। और उसको बिना किसी सीमित शक्तियों के उन पर जो है वो संविधान की शक्तियां लगाकर उसको, उस पद को आज भी जीवित रखा है। तो ये था आज का हमारा ये एक MCQ टाइप के जो प्रश्न उत्तर थे। मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। आप लगातार इन प्रश्नों को आप याद करिए, आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काम आने वाले हैं। और इनके माध्यम से आपकी जो राजनीति विज्ञान की समझ है वो धीरे धीरे आपकी बड़ी स्पष्ट हो जानी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। मैं बड़ी मेहनत से ये प्रश्नों की श्रृंखला को बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है बच्चों इसमें। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप मेरी मेहनत को ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे, आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। जो भी आपके मित्र हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, और जो भी आपको लगता है इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें और सुधार करने की जो भी गुंजाइश होगी उसको मैं ठीक करने का प्रयास करूँगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।